मैं हूं डॉक्टर नज़ाहत निगार। आज आपसे बात करूंगी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जेनेटिक्स के प्रोफेसर और सेंटर फॉर बायोलॉजी ऑफ एजिंग रिसर्च की को डायरेक्टर डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर किस किस्म की रिसर्च कर रहे हैं एंटी एजिंग के हवाले से। उनका कहना यह है कि वो एंटी एजिंग जो रिसर्च कर रहे हैं उसके ज़रिए वो ना सिर्फ सेल्स की एज को रिवर्स कर लेंगे, उन ऑर्गन्स की एज को रिवर्स कर लेंगे, बल्कि हो सकता है कि वो इंसान की एज को भी रिवर्स करने में कामयाब हो जाएं। मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगी कि उनकी थ्योरी कहती क्या है और वो उसके ऊपर किस किस्म की तहकीक कर रहे हैं, किस किस्म के तजुर्बात कर रहे हैं और उन्हें उनसे क्या नताइज हासिल हुए हैं। और फिर ये भी बताऊंगी कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कोई एक गोली, इंजेक्शन या छोटे से सिरप के ज़रिए इंसान अपनी एज रिवर्स कर पाए आने वाले वक्तों में। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि उनके ख्याल में बुढ़ापा आता कैसे है। वो ये कहते हैं कि जैसे ही इंसान की पैदाइश होती है तो डीएनए जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है और फिर सेल एहतमाम करता है कि उसकी रिपेयर भी की जाए। लेकिन उनका कहना यह है कि ये जो डीएनए डैमेज और रिपेयर का प्रोसेस है, इसमें डीएनए का जो डैमेज इटसेल्फ है उससे एजिंग नहीं होती, बल्कि इस दौरान एपिजीनोम जो है उसको नुकसान पहुंच जाता है, उसको डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से एजिंग होती है। अब ये एपिजीनोम आप यूँ समझ लें कि ये डीएनए का सबसे आउटर हिस्सा है जो कि इस बात को रेगुलेट करता है, या ये डीएनए की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ज़रिए किसी सेल्स में कौन सी जीन्स ऑन होंगी, एक्सप्रेस होंगी और कौन सी ऑफ होंगी, इस बात का इन्हिसार होता है। या यूँ समझ लें कि अब जैसे हमारा जिस्म है उसमें सर से लेकर पाँव तक तमाम सेल्स में एक ही तरह का डीएनए है, लेकिन जो जिल्द के सेल हैं उनको पता है कि हम जिल्द के सेल हैं और दिमाग के सेल को पता है कि हम दिमाग के सेल हैं और वो उसी तरह फंक्शन कर रहे हैं, जबकि डीएनए तो एक है। इस बात का इन्हिसार कि कोई सेल अपनी आइडेंटिटी कैसे कायम करता है वो जीन एक्सप्रेशन पे है कि उसमें कौन सी जीन्स ऑन होंगी और कौन सी जीन्स ऑफ होंगी, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एपिजीनोम कहलाती है। होता असल में ये है कि सेल्स के अंदर जो डीएनए है वो एक लंबा सा, आप समझ लें कि धागे की तरह है। तकरीबन 2 मीटर का धागा हर सेल में होता है। वो बहुत जगहों पे बहुत क्लोजली स्टैक्ड होता है। जैसे आप समझ लें जिस तरह डोर जो थी वो चरखी की गिर्द लिपटी होती है, वो इस तरह से बहुत क्लोजली लिपट के इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो हिस्सा अंदर चला जाता है वहाँ पे जीन्स ऑफ हो जाती हैं क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं हो सकती, जबकि जहाँ पे वो लूज फॉर्म में होता है वहाँ पे जीन्स एक्सप्रेस हो जाती हैं और वो ऑन रहती हैं। ये सारा का सारा पैटर्न जो है ये हर उसके मुख्तलिफ सेल्स का यूनिक होता है और उसके ज़रिए सेल को पता चलता है कि मैं इस उसका सेल हूँ, मुझे ये जीन्स ऑन रखनी है, ये जीन्स जो है ये ऑफ रखनी है। अब होता क्या है कि जिस वक्त डीएनए डैमेज होता है तो ये जो सारी फोल्डिंग हुई होती है डीएनए की, इसे एक दफ़ा को खुलना होता है, ताकि वो, इसलिए कि डैमेज तो बाहर के हिस्सों में नहीं बल्कि अंदर के हिस्सों में भी लगातार हो रहा है। मिलियंस ऑफ डैमेज एक दिन में होते हैं, तो वो सारा का सारा खुलता है और उसके बाद एपिजीनोम से ऐसी प्रोटीन्स निकल के जो कि जीन एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट कर रही होती हैं, वो उस डैमेज साइट पे आती हैं और कुछ और प्रोटीन्स की मदद से वहाँ पे रिपेयर करती हैं। उसके बाद उन प्रोटीन्स को अपनी अपनी जगह वापस जाना होता है और फिर उस डीएनए को उसी तरह से फोल्ड होना होता है। जब वो ताकि उस तरह से फोल्ड हो जाएगा तो फिर वो वही वाली जीन्स जो कि ऑफ थी उन्हें ऑफ करेगा और जो ऑन थी उन्हें ऑन करेगा। जब सेल की उम्र कम होती है तो ये डीएनए डैमेज निस्बतन कम हो रहा होता है और ये सारा प्रोसेस बड़े अच्छे तरीके से होता रहता है। वो खुलता है, वहाँ प्रोटीन्स आती हैं, वापस चली जाती हैं और सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जैसे जैसे डैमेज बहुत ज़्यादा होने लगता है उम्र के साथ तो इसके अंदर गड़बड़ आने लगती है और जो प्रोटीन्स वहाँ पे रिपेयर के लिए आई थी, अगर उन्हें यहाँ वापस जाना था तो वो आहिस्ता आहिस्ता आने के बाद यहाँ जाने लगेंगी, कुछ यहाँ जाने लगेंगी और उसके नतीजे में यह होगा कि वो जो फोल्डिंग होनी थी उसका निज़ाम गलत हो जाएगा। जो जीन्स ऑफ होनी थी वो ऑन हो सकती हैं और जो जीन्स ऑन होना ज़रूरी थी उस सेल के फंक्शन के लिए वो ऑफ हो जाती हैं और यहाँ से सेल अपनी आइडेंटिटी खोना शुरू कर देता है। वो अपना फंक्शन जो है उसके फेल जो है मुतासिर हो जाता है, वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाता। इस हवाले से उन्होंने एक अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने 2 ऐसे चूहे लिए जो कि ट्विन ब्रदर्स थे, यानी कि जुड़वा भाई थे। उसमें से उन्होंने एक को तो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी थी, जबकि दूसरे के अंदर आर्टिफिशियली इसी किस्म के ब्रेक्स पैदा किए उन्होंने सेल के डीएनए के अंदर, जैसा कि एक नॉर्मल जानदार के अंदर होते हैं, और उन्हें बहुत तेज़ रफ्तार पे किया। जितना एक नॉर्मल जानदार में वो डे टू डे हो रहे होते हैं, उन्हें बहुत तेज़ पेस के ऊपर बहुत तेज़ रफ्तार पे किया। तो देखने में ये आया कि वो जो एक चूहा था जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया वो बहुत तेज़ी के साथ कुछ हफ्तों के अंदर बूढ़ा हो गया, क्योंकि उसका एपिजीनोम मुतासिर हो गया था। तो इस तरह से उनकी जो हाइपोथेसिस था, जो उन्होंने थ्योरी पेश की थी, वो इस तरह से साबित भी हो गया। अब दूसरे नंबर पे उन्हें इस बात की रिसर्च करना थी कि ये जो सेल्स के अंदर चेंज आ जाता है, एपिजीनोम चेंज हो जाता है, तो क्या इन सेल्स को किसी हवाले से रिजुविनेट भी किया जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम उस सेल का जो पुराना स्टेटस है जिसमें उसका एपिजीनोम बिल्कुल ठीक है उसको बहाल कर सकें। इस हवाले से उन्होंने इस्तेमाल किए यामानाका फैक्टर्स। शिन्या यामानाका जो हैं ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2006 में 4 ऐसे फैक्टर्स
डिस्कवर किए थे, जो कि किसी भी एडल्ट के सेल्स को प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते थे, और 2012 में उनको नोबेल प्राइज़ भी इसके लिए दिया गया। तो डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर और उनकी लैब ने इन यामानाका फैक्टर्स का इस्तेमाल करने की ठानी। उन्हें और दुनिया में जहाँ जहाँ ये एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, उन्हें ये मुश्किल दरपेश आई कि जब किसी सेल को स्टेम सेल तक ले जाते थे, वापस उसे बिल्कुल ज़ीरो पे ले जाते थे और फिर उसके आगे उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की जाती थी, तो अक्सर ये स्टेम सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगते थे और इनमें कैंसर और ट्यूमर जैसे प्रॉब्लम्स जो थे वो आने लगे थे। तो सिंक्लेयर लैब ने ये किया कि उन्होंने मज़ीद अपनी तहकीकात जारी रखी और इन 4 में से 3 फैक्टर्स को इस्तेमाल किया, और एक फैक्टर जो था जिससे कि सबसे ज़्यादा कैंसर का इंसिडेंस मंसूब था, उसको माइनस कर दिया। देखने में उनके फिर ये आया कि जब ये 3 फैक्टर्स इस्तेमाल किए गए तो सेल्स एक ऐसी हद तक रिजुविनेट किए जा सके जहाँ पे एपिजीनोम जो था वो जवान हो गया, सेल जवान हो गया, लेकिन कैंसर की और ट्यूमर की प्रोडक्शन नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, और इस कामयाबी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि इसके ऊपर मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके अंदर चूहे की जिसकी बिनाई नहीं थी उसकी बिनाई को बहाल किया। उसके बाद इसी किस्म के एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ जगहों पे बंदरों की जो कमज़ोर बिनाई थी उसको भी बढ़ाया गया, बहाल किया गया। अब इसके बाद बारी है कि यही तजर्बा जो है ये इंसानों पे किया जाए। इस हवाले से उनका कहना है कि FDA के साथ बातचीत जारी है। ज़ाहिर सी बात है कि FDA ये देखना चाहता है कि ये कितना सिक्योर है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन उम्मीद उन्हें इस बात की है कि 2025 में FDA के अप्रूवल के साथ वो ग्लाकोमा के पेशेंट्स के ऊपर, जिसे कि उर्दू में काला मोतिया कहते हैं, और उनमें जब एक दफ़ा बिनाई चली जाए तो अभी तक उसका कोई इलाज नहीं है, उनके अंदर से वॉलंटियर लिए जाएंगे और उनके ऊपर तजर्बा होगा। अब यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ कि जबकि इन यामानाका फैक्टर्स को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करने की बात हो रही है, तो इस हवाले से भी तहकीक हो रही है कि इसको इंसानों के टारगेट टिश्यूज़ तक पहुँचाया कैसे जाएगा। तो इस हवाले से एक तो ह्यूमन कंपेटेबल वायरल वेक्टर्स जो हैं उन पे काम हो रहा है और वो तहकीक काफ़ी आगे जा चुकी है। उसके अलावा नैनो पार्टिकल्स के ऊपर भी रिसर्च की जा रही है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर डेवलपमेंट तब हुई जब 2023 में जुलाई में सिंक्लेयर लैब की एक पब्लिकेशन आई, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि सिंक्लेयर लैब ने 6 केमिकल पर मबनी एक कॉकटेल तैयार कर ली है, जो कि सेल्स को रिजुविनेट करने में कामयाब हो गई है। यानी कि उसके ज़रिए सेल्स जो हैं वो दोबारा जवान बनाने में वो 6 केमिकल्स की कॉकटेल के ज़रिए कामयाब हो गए हैं। और अब उसके बाद बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मई 24 में उन्होंने एक पॉडकास्टर हैं जेम्स एल्टुचर, उनके साथ इंटरव्यू में इस बात का दावा किया कि वो इन 6 केमिकल से भी आगे एक केमिकल आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो कि सेल्स को रिजुविनेट कर देता है। But we're at a point where we now have it down to one chemical that can reverse the age, ostensibly reverse the age of cells in the dish. और उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में इस बात का इम्कान हो सकता है कि ये एक केमिकल जो है ये किसी पिल की फॉर्म में, किसी ड्रिंक की फॉर्म में इंसानों को दिया जा सके और वो अपनी एज को रिवर्स कर सकें, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था। We're working in my lab on small molecules, so chemicals that you could take as a pill. They could reverse aging, we hope, or at least slow it. अलबत्ता उनका कहना था कि इस बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, कि इसमें अभी ज़ाहिर सी बात है रिसर्च भी चाहिए ये देखने के लिए कि ये प्रोसेस बहुत सिक्योर हो, तभी ये अप्रूव होगा जब कभी जाके होगा। और दूसरी बात है कि ये एक दफ़ा किया जा सकेगा या कई मरतबा किया जा सकेगा। मतलब ये कि अगर एक दफ़ा होगा तो फ़र्ज़ करें कोई 70 साल का है, उसे किया गया तो हो सकता है कि वो रिजुविनेट होकर 40 साल पर पहुँच जाए, तो क्या वो फिर दोबारा से 40 के बाद 50, 60, 70 का होकर 100 का होकर उसके बाद वो ऊपर सुधारेगा। आखिर में एक छोटी सी बात, आप में से बहुत लोग उस वक्त मौजूद हो सकते हैं जब ये एज रिवर्सल का मामला शुरू हो जाए, तो क्यों ना अपने डीएनए को उसके लिए महफूज रखा जाए, क्योंकि जब डीएनए डैमेज होता है, रिपेयर होता है, उस दौरान ये एपिजीनोम के अंदर ख़राबी आती है। तो इस हवाले से एक तो मेरी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, मैंने जिक्र किया ऐसी ग़िज़ाओं का जो कि डीएनए के डैमेज को या तो रोकती हैं या उसमें रिपेयर में हेल्प करती हैं। इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर और उनकी लैब ने ये देखा है कि सर्टुइन्स जो एक प्रोटीन एंजाइम्स हैं वो लॉन्जेविटी जीन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं। जब सर्टुइन्स ठीक काम कर रहे होते हैं तो एजिंग बहुत स्लो होती है, लेकिन इन्हें ठीक काम करने के लिए NAD+ एक कोएंजाइम है, उसकी ज़रूरत होती है। NAD+ का लेवल बढ़ती उम्र के साथ सेल्स में कम होने लगता है। इसका एक प्रिकर्सर NMN ग़िज़ा में होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, या उसका सप्लीमेंट किसी को भी अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम ऐसी ग़िज़ाएँ ले सकते हैं जिनके ज़रिए NMN जो है वो लिया जा सकता है, जो कि एवोकाडोज़ में होता है, कैपेज के अंदर, कुकम्बर यानी कि खीरे के अंदर, टोमेटो के अंदर, और उसके अलावा तमाम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर NMN की अच्छी मिकदार मिल जाती है। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है, आपका इस हवाले से क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए।